गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में जो जीके की सीरीज चल रही थी पॉलिटी का डिस्कशन हुआ था। तो आज ज्योग्राफी का डिस्कशन शुरू करते हैं। जनरल साइंस पढ़ रहे थे हम। जनरल साइंस में आगे आज ज्योग्राफी स्टडी करेंगे। तो ज्योग्राफी को पढ़ने का बहुत से स्टूडेंट का अलग अलग एटीट्यूड, अलग अलग नज़रिया होता है। तो ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन यदि समझना चाहें हम, तो इसमें सब कुछ मैं कहूँगा कि लॉजिकल होता है। पढ़ने के लिए कुछ भी इसमें अपने को रट्टा मारने की, क्रैम करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोवाइडेड आप इसको जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे पे आप इसको स्टडी करें। जैसे कि लॉजिकली सारा आज पढ़ेंगे लेक्चर का। तो स्टार्टिंग करते हैं कि ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ेंगे। ज्योग्राफी होती क्या है? ज्योग्राफी को ऐसे समझ सकते हैं, ज्योग्राफी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफीन। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफीन मीन्स डिस्क्रिप्शन, वर्णन जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि धरती का वर्णन। तो ज्योग्राफी, ग्रीक स्कॉलर जो थे वो ज्योग्राफी का स्टार्टिंग में अध्ययन करते थे। तो एक बहुत ही फेमस ग्रीक स्कॉलर हुए इराटोस्थीन, इराटोस्थीन्स। इराटोस्थीन्स ने क्या कहा कि ज्योग्राफी क्या होती है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेनेट अर्थ एज द होम ऑफ मैन। अब अपने लेवल पे जैसे हम समझना चाहें, तो जैसे मैन इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ, तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसमें क्या होगा? जितने भी अर्थ पे नेचुरल फिनोमिनन होंगे, जितने भी नेचर होगी, नेचर में जो भी होगा, ओशियनोस्फेयर होगा, लिथोस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वो सारी की सारी चीजें जो एक इंसान, मैन इंटरेक्ट करे नेचर के साथ में, नेचर नेचर प्रकृति। तो इसको और इलेबोरेट वे में समझना चाहें हम, तो इसको ऐसे इमेजिन करते हैं कि जैसे कि क्या होता है। ये क्या होता है? एटमॉस्फेयर बोलते हैं इसको। मैन का जो इंटरेक्शन होता है नेचर के साथ में, उसको अभी समझते हैं इस वेन डायग्राम से कैसे होता है। एटमॉस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ओशियनोस्फेयर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फेयर इज जलमंडल। लिथोस्फेयर को क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। अब इन तीनों का इंटरेक्शन होगा, इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को जैव मंडल भी बोल देते हैं हिंदी में। और इसमें आगे क्या स्टडी करते हैं? एनवायरनमेंट की, आगे इसमें पर्यावरण की इसमें स्टडी होती है, एनवायरनमेंट। अब जो ह्यूमन रहते हैं तो बायोस्फीयर में रहते हैं, वो जैव मंडल में।
ह्यूमन भी रहते हैं, बाकी सारे जीव जंतु भी रहते हैं। तो उनका जैसे स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ह्यूमंस जैसे इस तरह से रहते थे, फिर क्या हुआ, वो कंटिन्यूअसली अपना एंथ्रोपोस्फेयर बढ़ाते गए, अपना इंटरेक्शन करने का तरीका एनवायरनमेंट के साथ में, जैवमंडल के साथ में, बायोस्फीयर के साथ में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस तरह से एंथ्रोपोस्फेयर, इंसानों का जो क्षेत्र है रहने का, वो बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं एंथ्रोपोस्फेयर। कि मैन क्या कर रहा है, नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है, इंटरेक्ट करता जा रहा है। तो इससे बहुत सारी समस्याएं भी होती है कि बेसिकली इंसान क्या कर रहा है, एंथ्रोमिन्स की जो इंसानों से जुड़ा हो। तो जैसे जैवमंडल में बाकी सारे जो जीव होते हैं बायोस्फीयर में, तो एक जो इक्विलिब्रियम होता है, तो उसमें तो सारे के सारे जो जीव होते हैं उनमें सबका एक मतलब कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। लेकिन अब क्या, इंसान का जैसे जैसे टाइम इवोल्व होता जा रहा है, तो एनक्रोचिंग हो रही है इंसान के द्वारा एनवायरनमेंट के साथ, बायोस्फीयर के साथ में। तो बेसिकली अब मैन जो इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ में, ये बात कर रहे थे, नेचर के साथ में मैन का इंटरेक्शन हो, वो भी क्या हो, एक तरह से स्टडी ऑफ ज्योग्राफी बोल देंगे। देन और थोड़ा इलेबोरेट वे में इसको संक्षिप्त में कहूँगा यदि आपको समझना हो तो, जैसे कि बहुत से स्कॉलर आगे जैसे ज्योग्राफी का जो डिसिप्लिन था उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, तो किसी ने कहा था जैसे कि नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा केओस होता है, शोर होता है प्रकृति में। तो साइंस जो होती है, यानी कि ज्योग्राफी को यदि एज ए साइंस यदि समझना चाहें तो, एवरी साइंस ट्राइज टू फाइंड पैटर्न इन द अपेरेंट इन नेचर। कि हर एक साइंस क्या करती है, जो प्रकृति में केओस होता है उसमें एक पैटर्न ढूंढने का प्रयास करती रहती है। आई होप इट इज क्लियर। तो ज्योग्राफी को यदि एज ए साइंस समझना हो तो इसमें ज्योग्राफर क्या करते हैं, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं जो नेचर में फिनोमिनन होते रहते हैं, जो रेंडमली यदि हम कहें कि नेचर में जो कुछ भी घटता रहता है, तो ये पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है जैसे स्कॉलर्स के द्वारा, ज्योग्राफर्स के द्वारा। तो ज्योग्राफी को आगे और अच्छी तरह से समझना हो तो ज्योग्राफी बेसिकली क्या स्टडी करती है, ज्योग्राफी बिलीव किस में करती है, स्पेशियल एनालिसिस पे। तो स्पेशल एनालिसिस की बात कर रहे थे। स्पेशल एनालिसिस किस बात पे बिलीव करता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी पे। स्पेशल एनालिसिस मींस नॉन यूनिफॉर्मिटी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक जैसा ना हो, यूनिफॉर्म ना हो जो। अब नॉन यूनिफॉर्मिटी किस, जैसे स्पेशल एनालिसिस का जो आगे डिस्क्रिप्शन जो एनालिसिस करते हैं वो भी आगे देखता है जो नॉन यूनिफॉर्म हो, जो एक जैसा ना हो। तो इसमें क्या क्या होता है आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले एक और बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसकी एक बाउंड्री होती है, यानी कि एज ए डिसिप्लिन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है कि इस सब्जेक्ट में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन ज्योग्राफी इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इन विच वी कैन से देर इज नो बाउंड्री टू वट वी स्टडी। एज ए ज्योग्राफर we can study almost everything.
अब जो स्पेशल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, स्पेशल एनालिसिस में जैसे स्टडी ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वी स्टडी ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ज्योग्राफी में जो स्पेशल एनालिसिस करते हैं, नॉन यूनिफॉर्मिटी जो होती है, वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम स्टडी करते हैं। तो यानी कि सर आप कहना चाह रहे हो कि जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं ऑलमोस्ट, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है? जी बिल्कुल होता है। जैसे कि इसमें अब क्या करते हैं, कुछ भी आप ले लो, जैसे सबसे पहले जैसे हम बात करें कि जैसे नेचर की बात कर लें, डोंट यू थिंक जो नेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रकृति का, हर जगह अलग अलग होता है। कहीं पे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, कहीं पे सूखा मरुस्थल होता है, कहीं पे ओशियंस होते हैं, कहीं पे रिवर बहुत अच्छी तरह फ्लो करती है, कहीं पे रिवर अच्छी तरह फ्लो नहीं करती। तो ये सारा का सारा जैसे इसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आ गई नेचर में। और जैसे ओशियंस की बात कर लें हम, ओशियंस में क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ओशियंस का, नॉन यूनिफॉर्म है। वर्ल्ड मैप देखोगे तो पता लग जाएगा आगे क्लास में जैसे देखेंगे वर्ल्ड मैप। और सर जो रिवर सिस्टम है, रिवर्स जो स्टडी करेंगे, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। कहीं पे कैसे फ्लो हो रहा है, कहीं पे कैसे है, कैसे जो ड्रेनेज सिस्टम होता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं। माउंटेन्स है जैसे हिमालय, जो हिमालयाज है, जितने भी जो माउंटेन्स की हम स्टडी करेंगे, हिमालयन रेंज की बात कर लो, कहीं पे कैसे है, कहीं पे कैसे है, उनका जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है हर जगह, यानी ये समान नहीं है, एक जैसा नहीं है जहाँ जहाँ पे हिमालयन रेंज है। ठीक है, इतना इतना समझ में आ रहा है। फिर और अब जैसे वोल्केनो की बात करोगे, डिपेंड करता है, वोल्केनोस नॉन यूनिफॉर्म होता है, मानते हो इस बात को। अर्थक्वेक की बात करोगे, ये भी एक जैसा नहीं होता हर जगह। और किस बात की बात, और किस चीज की बात करना चाहोगे? कुछ भी ले लो, क्लाइमेट की बात कर लो चलो, जलवायु जो बोलते हैं, तो ये भी आप देखोगे एक जैसी नहीं होती, हर जगह नॉन यूनिफॉर्म होती है। चलो वेदर की बात कर लो, मौसम जो होता है, जो बोलते हैं हिंदी में मौसम, तो वेदर भी नॉन यूनिफॉर्म होता है, मानते हो उस बात को? तो यानी कि सर आपने तो लिख दिया ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, सर को हम रॉन्ग प्रूव कर दें कि एवरीथिंग आपने लिखा है, तो कोशिश करने लग जाएंगे स्टूडेंट। दिमाग में आता जाएगा कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग लिखा है, यानी कि एक जैसा नहीं होता, लगभग सारा कुछ नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो उनके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्या है जो एक जैसा नहीं है, तो वो आगे से आगे सोचते जाएंगे सोचते जाएंगे। कोई कहेगा टाइम एक जैसा होता है हमेशा, टाइम नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता। जरा सोचो, क्या टाइम हमेशा एक जैसा होता है? चलो लिटरेचर के हिसाब से देख लो, फिलोसफी के हिसाब से देख लो, टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन आगे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की आगे ही क्लासेस लेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे कि अलग अलग टाइम जोन्स पढ़ेंगे हम, अलग अलग मेरेडियंस पढ़ेंगे। और जैसे जैसे ज्योग्राफी की स्टडी करेंगे, अपने को ये भी आगे पता लगेगा टाइम क्या डिपेंड करता है। जो जैसे कि ग्रीनविच में जो स्टैंडर्ड मेरेडियन होती है, उसके रिलेटिव अलग अलग टाइम जोन्स बनाए जाते हैं कंट्रीज के लिए। कई कंट्रीज में एक टाइम जोन होता है, बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग टाइम जोन्स होते हैं। तो एज ए जोग्राफर आप ये बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बात तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि टाइम एक जैसा होता है। एग्री विद मी? तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि टाइम भी एक जैसा नहीं होता, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी स्पेशल एनालिसिस की बात कर रहे हैं टाइम की। और क्या
इमेजिन करना चाहोगे? जैसे कुछ नहीं, अब तो कोई स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर गॉड, कि भगवान एक जैसे होते हैं। आप इंडिया में रहते हो, एक बात बताओ मेरे को, तो इंडिया में रहते हैं तो अलग अलग भगवान के रूपों की पूजा की जाती है, कहीं पे कैसे पूजा की जाती है, एज ए डाइवर्स कंट्री। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पे जैसे कृष्ण जी, विष्णु जी, कहीं पे माता जी को पूजा जाता है इस तरह से, कहीं पे गणेश जी को, हनुमान जी को, कहीं पे श्री राम जी को, कहीं पे भगवान शिव को। तो ये भी बताने की आपको जरूरत नहीं है कि अलग अलग जगह पे, इंडिया का एग्जाम्पल ले लो, वर्ल्ड का एग्जाम्पल ले लो, कहीं पे अलग अलग जो जो रिलीजन है, जो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज है, वो भगवान को अलग अलग तरह से पूछती है। तो अब ये भी मानते हो कि भगवान भी, जैसे ज्योग्राफी में हम गॉड पे चर्चा करना चाहें, तो एज ए ज्योग्राफर वी वुड से दैट हियर इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्कशन। और क्या सोच सकते हो आप? कुछ भी सोचो, मेरा कहने का मतलब है, कुछ भी आपके दिमाग में आए तो वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। लेकिन अब क्या है कि जैसे कुछ स्टूडेंट लग जाए कि सर ने ऐसे कैसे कह दिया, लगे रहे पीएचडी करे, बहुत साल बाद कुछ लेके आए कि देखो देखो ये एक जैसा होता है हमेशा। तो स्टार्टिंग में जो बात करी थी मैंने, उसमें आपने देखा हो तो ऑलमोस्ट लिखा था, ऑलमोस्ट, यानी कि लगभग एवरीथिंग, लगभग सारा कुछ नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। देन अब ज्योग्राफी की, जैसे अभी बात करी मैंने, इसमें लिमिट नहीं होती सब्जेक्ट में। क्या क्या पढ़ते हैं? जैसे सर हम ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। अवर एंटायर यूनिवर्स, ये भी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? हमारा सोलर सिस्टम, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यानी कि कहने की बात है, क्या कहना चाह रहे हैं इधर, देर इज नो बाउंड्री वट वी स्टडी इन द सब्जेक्ट ज्योग्राफी। अर्थ का तो पढ़ते हैं ही, हर चीज का। तो आगे क्या क्या पढ़ेंगे, जो अपना डिस्कशन होता जाएगा, इसमें अपने को क्या पढ़ना है आगे? जैसे कि अब हमको बात आई है, लॉजिकल स्टडी अपने को करनी है ज्योग्राफी की, अपने को आज स्टडी करनी है, स्पेशल एनालिसिस अपने को करना है उसमें। अब पीछे जो वेन डायग्राम बना के बताया मैंने कि उसमें जैसे अलग अलग जो एरिया होते हैं तीन अपने, पहला जैसे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो इसमें क्या स्टडी करते हैं हम आज? जैसे ओरिएंटेशन समझ लो आप ज्योग्राफी की क्लास को, कि जैसे कि अब जैसे थोड़ा सा लैग आ रहा है वीडियो में। तो क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी में? अब ये जो है अपनी लैंड, तो इधर इसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। जैसे ये अपना हो गया माउंटेन, कोई माउंटेन हो,
ये अपना क्या हो गया, ओशियन है जैसे। और इधर अपना होता है जैसे, ये सारा क्या है इधर, ये अपना है एटमॉस्फेयर। समझ पा रहे हो आप कि मोटा मोटा बात करना चाहे तो इस तरह से जो अपन रहते हैं अपने इसमें एनवायरनमेंट में, जो नेचर के साथ में हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें ये तीन चीजें अपने को पढ़नी होती है। एक और चीज बहुत ही जो महत्वपूर्ण होती है वो क्या होता है, जैसे कि आगे हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी में क्या होता है, दो फोर्सेस के बीच में हमेशा स्ट्रगल चलता रहता है, चलता आ रहा है स्टार्टिंग से स्ट्रगल इन दो फोर्सेस के बीच में, और हमेशा ही चलता रहेगा। तो जो एक तो होता है एंडोजेनेट एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बोलते हैं, और होता है एक एंडोजेनेटिक फोर्सेस। अब एंडोजेनेटिक फोर्सेस यानी आंतरिक बल, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस होता है बाह्य बल, कि अर्थ की सरफेस से अंदर से जो फोर्सेस लगते हैं, आंतरिक बल हिंदी में बोलते हैं इसको, अर्थ की सरफेस के अंदर से जो लगते हैं उनको बोलते हैं आंतरिक, आंतरिक बल एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और ये होते हैं बाह्य बल। अब ज्योग्राफी में क्या होता है, जो स्टडी करते हैं, तो ज्योग्राफर ने अपने रिसर्च करके एनालिसिस करके क्या पता लगाया कि देर इज एवर ऑनगोइंग फाइट बिटवीन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस, कि स्टार्टिंग से जब से यूनिवर्स बना है तब से क्या है, एक स्ट्रगल एक फाइट चल रही है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के और एंडोजेनेटिक फोर्सेस के बीच में। तो जैसे कि हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफी में, तो एक तो हिमालयाज का एग्जाम्पल है जैसे, और एक अरावलीज का एग्जाम्पल हो जैसे। अब हिमालयाज जो है अरावलीज से आज के टाइम पे बड़े हैं, ऊंचे हैं मतलब। ऐसा क्यों है सर? एक तो हिमालयाज नए माउंटेन है अरावलीज के रिलेशन में, अरावलीज के रिलेटिव, अरावलीज क्या है अपने ओल्ड माउंटेन्स है। अब ये अरावली जो माउंटेन, अरावली, अरावली के जो माउंटेन्स हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उसमें क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा मतलब पुराने हैं, सेनाइल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूअसली एक्सोजेनेटिक फोर्स लगते गए और एंडोजेनेटिक फोर्स कम लगे इन पे। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इन पे बहुत ज्यादा हावी हो गए, एक्सोजेनेटिक बाहर वाले फोर्स इतने हावी हो गए कि जो इनकी हाइट थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई पहले से। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे क्योंकि ये बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, बहुत पुराने पर्वत हैं। पर हिमालयाज के केस में क्या हुआ कि अरावलीज के रिलेटिवली ये क्या है, हिमालयस नए माउंटेन्स हैं। तो इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस ज्यादा लग, आई मीन टू से एंडोजेनेटिक फोर्स है और एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है। तो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है ना, बाहर वाले जो फोर्सेस हिमालयस पे लग रहे हैं, वो इतने प्रभावशाली नहीं है लगने में, इतने प्रभावशाली नहीं है लगने में, उसकी वजह से हिमालयस की हाइट कम नहीं हुई रिलेटिवली जितनी अरावलीज की हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अरावलीज में क्या है, वो बहुत पुराने हैं एक तो, अब बहुत पुराने हैं तो उनमें बाहर का जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस लगते गए, इसलिए वो क्या हुआ, हाइट में नीचे होते गए। तो इसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस का थोड़ा अभी जो क्या कहते हैं कि पलड़ा भारी है हिमालयस वाले केस में, और एक्सोजेनेटिक फोर्स इतना इसमें प्रभावशाली नहीं लग रहे। एक तो ये कारण, और दूसरा एक ये नए भी है। तो आने वाले टाइम मतलब बहुत से लाखों साल बाद क्या होगा, हिमालयाज जो होंगे अरावली से भी नीचे की हाइट में चले जाएंगे, क्योंकि जैसे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस इन पे लगते जाएंगे, तो ये हाइट में और ज्यादा कम होते जाएंगे। लाखों सालों की बात करते हैं हम इसमें ज्योग्राफी में। टाइम स्केल लेते हैं, टाइम स्केल की भी आगे क्लासेस में बात करेंगे। तो एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक का भी अपने को कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे ज्योग्राफी में, स्टडी क्या करेंगे, थोड़ा सा आज ओवरव्यू ले लेते हैं।
ये हमने बात करी थी, इसको हमने बोला था एटमॉस्फेयर, और इसको बोला था हमने हाइड्रोस्फेयर, इधर अपना था लिथोस्फेयर। ज्योग्राफी में हम क्या स्टडी करते हैं, कभी कभार आप भूल जाओ तो इनको याद करने के लिए जैसे जल थल वायु बोलते हैं, इस तरह से इनको याद कर लिया करो कि जल थल और वायु। हाइड्रोस्फेयर को बोलते हैं जलमंडल, लिथोस्फेयर को हम बोलते हैं स्थल मंडल, एटमॉस्फेयर को बोलते हैं वायुमंडल। जस्ट अभी हमने बातें करी है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है जहाँ पे ये मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर। और जो मैन कंटिन्यूअसली अपना इंक्रोचिंग बढ़ाता जा रहा है, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोस्फेयर। ये हमने सारी अभी बातें कर ली थी। तो एटमॉस्फेयर में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे आगे ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, विंड सिस्टम पढ़ेंगे, साइक्लोन्स पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर में रेनफॉल पढ़ेंगे, वर्ल्ड का क्लाइमेट पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर, वर्ल्ड क्लाइमेट, मॉनसून्स वगैरह पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर ही जो अपना क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जलवायु ज्ञान। तो आप ओवरव्यू लो, आप ओवरव्यू ओवरव्यू लो, आप क्या करो, इन एटमॉस्फेयर का एक जो ओवरव्यू है अपना, ये समझना चाह रहे हैं हम एटमॉस्फेयर में, जैसे जो रफ एस्टिमेट थोड़ा लें तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में, विंड सिस्टम पढ़ेंगे, साइक्लोन्स पढ़ेंगे, क्लाउड्स पढ़ेंगे, रेनफॉल पढ़ेंगे, वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ेंगे, मॉनसून्स मॉनसून्स पढ़ेंगे, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जलवायु ज्ञान जो बोलते हैं। बायोस्फीयर में क्या पढ़ते हैं हम, जैसे एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जो जैव मंडल, बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, जैव मंडल। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट बन जाएगा इधर। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं कि जो अलग अलग इकोसिस्टम बनते हैं उनमें अलग अलग लिविंग नॉन लिविंग चीजों का एक दूसरे के साथ में क्या इंटरेक्शन होता है। तो इन्वायरमेंट क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोडक्टिविटी क्या है, ये सारी चीजें हम इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे। फिर आप हाइड्रोस्फीयर को जैसे थोड़ा इमेजिन करना चाहो कि हाइड्रोस्फीयर में ज्योग्राफी में क्या पढ़ा जाता है, तो हाइड्रोस्फीयर में जैसे हम पढ़ेंगे ओशियानोलॉजी, हिंदी में समझे तो महासागर विज्ञान पढ़ेंगे। ओशियंस के बारे में पढ़ते हैं, ओशियंस करंट्स के बारे में पढ़ते हैं, टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, सैलिनिटी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं, एक्सेट्रा। ये थोड़ा सा फील करो इन चीज़ों को, उनकी एक फील आए आपको कि इन हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या अपने को पढ़ना है, कि हाइड्रोस्फेयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है कि हमको एटमॉस्फेयर का थोड़ा पता लगा, हाइड्रोस्फेयर का जलमंडल का थोड़ा पता लगा क्या पढ़ना है अपने को। अब सर थोड़ा हमको बताओ कि लिथोस्फेयर में हम स्थल मंडल में क्या पढ़ते हैं। लिथोस्फेयर को हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो बात करें स्थल मंडल में हम क्या बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। हिंदी में भू भू आकृति का ज्ञान, इसको क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ। इसमें क्या स्टडी करते हैं,
अर्थ के इंटीरियर के बारे में बेसिकली, और जो अर्थ का जो शेप्स है उसके बारे में, और क्या करेंगे अर्थ पे जो लिथोस्फेयर है उस पे आगे क्या है क्या नहीं है, यानी कि जो आकृति शेप है उसके रिलेटेड सारी स्टडी होगी। इंटीरियर में क्या है, जो थोड़ा सा ऊपर जो सतह बोलते हैं, अर्थ की जो सतह पे जो सारा का सारा इसमें बायोस्फेयर है, तो जो जो उधर अपने को देखने को मिलता है वो सारा का सारा किसमें आता है, जैसे जियोमोर्फोलॉजी में आएगा, भू आकृति का ज्ञान हिंदी में समझने के लिए। तो लिथोस्फेयर जो बोला हमने, स्थल मंडल बोला है, इसमें और क्या, जैसे रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे, रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे तो इसमें और आगे आप थोड़ा दिमाग को एक्टिवेट करना चाहो, क्या क्या स्टडी हो सकती है सर इसमें। फोल्ड माउंटेन्स की बात करें कि माउंटेन्स कैसे है कहीं पे, जो माउंटेन्स बनते हैं वो उनका स्पेशल एनालिसिस कैसा है जगह जगह पे, हिमालय हिमालयन रेंज कैसे है, अरावलीज रेंज कैसे है, इस तरह से अपन को पढ़ना है। और इसमें क्या बात करते हैं, प्लेटू कैसे हैं, पठार कैसे हैं, वोल्केनोज की भी स्टडी करेंगे लिथोस्फेयर में ही। और जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनकी स्टडी करते हैं लिथोस्फेयर में। और जो रॉक्स होती है उनकी भी लिथोस्फेयर में स्टडी करते हैं। अब जैसे स्टडी का जो नेक्स्ट अपना जैसे क्राइटेरिया होगा, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आगे ज्योग्राफी में, कि स्टडी ऑफ शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये जो क्यूरियोसिटी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे साइंटिस्ट के दिमाग में, जियोग्राफर्स के दिमाग में आई, तो ये एक अलग से जो टॉपिक बना इसको क्या बोला, जियोडेसी, स्टडी ऑफ द शेप ऑफ अर्थ, कि अर्थ की शेप कैसी है ये इसमें स्टडी करते हैं जियोडेसी में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में शेप, अर्थ की शेप कैसी है वहाँ से स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा आप यदि सुनना चाहो तो जो अर्थ की शेप होती है वो ओबलेट स्फेरॉइड बोलते हैं उसको। तो अगली क्लास में सारा का सारा मैं डिटेल में बताऊंगा कि अर्थ की शेप जो है ओबलेट स्फेरॉइड कैसे है, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं इसमें समझने के लिए। तो टिल देन, जो आज बेसिक ओरिएंटेशन है ज्योग्राफी की क्लास का, ज्योग्राफी को एक देखने का नजरिया चेंज करो आप, ज्योग्राफी को अच्छी तरह से मतलब समझ के पढ़ो, रेदर देन की जस्ट क्रैम कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं ऐसे। ज्योग्राफी बहुत ही एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, लॉजिकल सब्जेक्ट है। यदि समझ के यदि हम पढ़ते जाएंगे तो इसमें अपने को और आगे से आगे क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर।